ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और आपने देखा था जे थॉमसन का वाटरमेलन कॉन्सेप्ट थ्योरी। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिड जी एग्जाम। मैं हूं आपके साथ रवि गुप्ता। हमारा बैच चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो। ये एक फाउंडेशन बैच है जहां आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल या जिसको बोर्स एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। क्या हुआ, रदरफोर्ड ने जितने ड्रॉबैक दिए थे, मतलब उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनके एक्सपेरिमेंट से जितने भी ड्रॉबैक आए थे, ठीक है, उनको उनके ये जो बोर्स थे ना, उनके शिष्य थे, उनके डिसाइपल, उन्होंने क्या किया, उसको बहुत बारीकी से उसकी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उन्होंने उनकी जो खामियां थी उनको पूरी करने की कोशिश की, खामियों को सुधारने की कोशिश की। ठीक है, और उन्होंने एक अपना मॉडल दिया जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी भी जिसको हम बोलते हैं। तो देखो, बोर ने ये कहा कि मेरा जो मॉडल है, मतलब इनका जो मॉडल था बेसिकली, बोर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जितने भी एटम्स हैं ना, उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और कुछ कुछ रदरफोर्ड मॉडल में सुधार करके इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो कुछ ऐसे थे, जरा देखो, आओ देखते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट पे रदरफोर्ड का मॉडल बेस्ड नहीं है। एक जो मैक्सवेल ने कहा था ना कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी लॉस कर जाएगी। ठीक है, लेकिन बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने देखो क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट पे इनका मॉडल आधारित था। ठीक है, इनके मॉडल की मेन मेन बातें क्या थी, मेन एक्सपेक्ट क्या थे, वो हम देखते हैं। आओ जरा देखो, इन्होंने पहला लाइन जो कहा, पहला लाइन कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर परमिशिबल पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। अगर ये तुम्हारा ऑर्बिट है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ पे मूव कर रहा है तो इस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे मूव करता है जिसका नाम होता है तुम्हारा ऑर्बिट। अब ये फिक्स पाथ पे क्यों मूव करता है और यहाँ पे एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, सेकंड पॉइंट है कि ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वही बात कि यहाँ पे डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। अब ये क्यों रहती है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। मतलब कि रदरफोर्ड ने ये कहा था ना कि एनर्जी, रदरफोर्ड ने ये मतलब क्लियर नहीं किया था कि एनर्जी वहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। उनके मॉडल के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो एनर्जी कभी ना कभी लॉस होगी और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोर्ड ने इसको कहा था। क्यों होता है ये सब हम आगे देखेंगे, ये बस इनके पॉइंट्स पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट कैन एग्जिस्ट विद इन एन एटम। कहने का मतलब है कि एटम जितना बड़ा होगा ऑर्बिट उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो, किसी भी एटम के पास, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बड़ा एटम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कंटिन्यूअसली इन इट्स ऑर्बिट टिल एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट इज व्हेन एनर्जी चेंजेस देन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। कहने का ये मतलब है कि देखिए, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उसके पास एक कांस्टेंट, एक फिक्स एनर्जी होती है, उस एनर्जी से वो मूव कर रहा होता है। जैसे इसकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, जैसे इसकी एनर्जी चेंज होगी वो अपना ऑर्बिट भी चेंज कर लेगा। मतलब कि यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में मूव करता है उस ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी अपना फिक्स होता है। जैसे ही वो ऑर्बिट चेंज करेगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, या फिर जैसे एनर्जी चेंज होगी वैसे उसका ऑर्बिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट देन एनर्जी चेंजेस। अब एक एग्जांपल लो, तुम सीढ़ी पर नीचे से सीढ़ी पर चढ़ रहे हो ऊपर, ठीक, तो तुम्हें क्या करनी पड़ रही है, अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, तभी तो सीढ़ी पे चढ़ पा रहे हो। अब ऊपर से नीचे आना है तुमको, तो एनर्जी बेसिकली रिलीज कर रहे हो। तो जब यहाँ भी एक तुम्हारा ऑर्बिट है, यहाँ पे एक ऑर्बिट है, सपोज कर लो, अब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो एनर्जी का बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो उसके एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है। ये लाइन ये कहना चाहता है। ओके, अब देखो, नेक्स्ट है कि लाइक एनर्जी सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है कि जो एन इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, तो जो जैसा एनर्जी आपका, अभी मैंने क्या बताया कि एनर्जी आपका हर एक ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, वैसे ही आपका सर्कमफेरेंस भी क्या रहता है, हर एक ऑर्बिट के लिए फिक्स रहता है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 2 pi r is equal to n into lambda, where lambda is your what, wavelength, r is your what, radius, और 2 pi तो कांस्टेंट है, and n is the number of orbit. Clear? Okay.
नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड दैट ऑफ व्हेन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट एनर्जी इज रिलीज। वही बात अभी जो बताई मैंने कि आप सीढ़ी पर चढ़ते हो तो सीढ़ी पे चढ़ते समय एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब होती है आपकी एनर्जी, लेकिन जैसे सीढ़ी पर से उतरते हो आप, एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब इस और दो चार पॉइंट है और देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी। जब वो इन्फिनिटी पे रहता है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये सब हम समझेंगे आगे, ये कुछ एक्सपेक्ट है जो आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट कभी कभी जेडबल मेन में पूछ देता है थ्योरेटिकल फॉर्म में। नेक्स्ट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इज नहीं होगा, एन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रिवॉल्व्स इन दैट ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। कहने का ये मतलब है कि देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, ये मोमेंटम है बेसिकली, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, होता है ना। और अगर हम यहाँ पे एंगुलर लगाते हैं तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं और ये हो जाता है आपका एम वी इंटू आर, मतलब कि रेडियस का टर्म भी यहाँ पे आ जाता है। तो देखो जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अगर वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और किसी रेडियस के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी जनरेट होगा। तो इस एंगुलर मोमेंटम, इस वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है इस इलेक्ट्रॉन में, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब कि n इज योर व्हाट, इंटीजर, n इज इक्वल टू इंटीजर है, मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बेसिकली, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ेंगे अभी हम आगे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ओके तो आओ जरा हम अब डिटेल्स में स्टडी करते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल का। ओके सी, तो बोर ने सबसे पहली बात और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो उन्होंने ये बताई कि भाई देखिए मेरा जो मॉडल है, मतलब कि बोहर का जो मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स या फिर जिसको आप सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हो उनके लिए एप्लीकेबल है। कैसा, देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं हीलियम, हीलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब कि वो बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेगा। अब लिथियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो वैसे सारे स्पीसीज, वैसे सारे एटम्स, वैसे सारे एलिमेंट्स जो कि हाइड्रोजन की तरह बिहेव करते हो, कैसा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये लाइन याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तरह जो बिहेव करते हो वो सब के सब बोहर एटॉमिक मॉडल को फेल करते हैं। और ये कहीं ना कहीं बोहर का ये था, एक ड्रॉबैक भी था, ये पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। अभी तो बोहर मॉडल्स बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्स मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ओके नाउ अब हम इसको बहुत ही डिटेल्स में समझते हैं ये क्या चीज़ था। देखो बोर ने कहा कि आपके पास एक एटम होता है, सर्कुलर है, ये बात चलो सही है, ये सर्कुलर है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये भी पता है, चलो ठीक है। आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ई माइनस में है तो यहाँ पे प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, उतने ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर जो जेड होता है वो जेड इंटू ई के बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, जेड इंटू ई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ई, ये प्लस में, एंड दिस वन इज योर माइनस। ओके नाउ अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस और यहाँ पे एक चार्ज है माइनस, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कौन कौन से तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पहला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और दूसरा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं बेसिकली, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में कुछ रेडियस है, सपोज डिस्टेंस है, सपोज कर लो आर, दोनों चार्ज एक दूसरे, अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है मान लो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, या फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स नेगेटिव नहीं होता है, बात ध्यान रखना,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव रखेंगे, एक चार्ज नेगेटिव रखेंगे, अगर मॉड नहीं लगाते तो फिर माइनस में आ जाता, तो फोर्स तो नेगेटिव होगा नहीं ना, इसलिए हमने मॉड लगाया है। ओके, वेयर के इज योर व्हाट, के इज योर व्हाट, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू के 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज बेसिकली योर कांस्टेंट, ठीक है, के इज बेसिकली योर कांस्टेंट। ओके, अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को, यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे है, एक दूसरे को ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये इस पाथ पे मूव भी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में जो है वो, मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बेसिकली वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे ना, ये चीज मालूम चल रहा है, ये चीज क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ये सर्कुलर मोशन में जब मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही अंदर की तरफ, ठीक है, और साथ में दोनों के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा क्योंकि ये चार्ज है। ओके, अब देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम कैलकुलेशन करते हैं आगे। देखिए, ये मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि आपको ना आसानी हो बाद में, वैसा हॉचपॉच नहीं हो, लाइक वीडियो देखते समय आपको ऐसा नहीं हो ना कि बहुत लेंदी जा रहा है वैसा, ठीक है। चलो, तो हम उसी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का कैलकुलेशन करेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k इंटू जेड इंटू e²/r²। अब ये k इंटू जेड इंटू e²/r² कैसा आया, जरा ये समझो। देखो, अभी क्या लिखा था मैंने, k इंटू Q1 Q2/r² लिखा था। Q1 के जगह पे क्या लिखा था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो E, और Q2 के जगह पे प्रोटॉन का चार्ज ले लो k इंटू ई डिवाइडेड बाई r², और यही k इंटू जेड इंटू e²/r²। ये चीज क्लियर है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर मान लिया 1 है। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था ना कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, और वो होता है nh/2 पाई के, ठीक है। ओके, अगर ये nh/2 पाई के होता है बराबर में, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है रेडियस, कोई भी ऑर्बिट है, मान लिया nth ऑर्बिट तक हमने मान लिया है, हमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना हो, हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं बस। इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा, IIT JEE 2012 में एक क्वेश्चन आया है, इस पे नहीं, एनर्जी के डेरिवेशन पे आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिराइव किया है सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलो देखो, अब क्या होता है, यहाँ से हमने क्या किया है, हमने इस इक्वेशन का, इस सेकेंड का यूज करते हुए यहाँ से v को एलिमिनेट किया और m इंटू आर को इधर लेकर गए इक्वल टू के उधर, ठीक है। तो देखो, ये क्या हो गया, nh/2 पाई m इंटू आर, ठीक। अब इस v की वैल्यू को हम रखेंगे 1 में, ठीक। तो पहले हमने इसको लिख लिया है m इंटू v²/r इंटू k इंटू z²/r²। इसको यहाँ पे, चलो अब क्या लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, इस वाले इक्वेशन में या 1 में, दोनों में से सेम ही इक्वेशन है बेसिकली, मैंने बाद में दोबारा से लिख दिया है। चलो, तो v की वैल्यू को, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक। इसमें पुट करो तो m डिवाइडेड बाई r तो पहले लिख दिया यहाँ पे, अब v² यानी कि दिस का स्क्वायर nh/2 पाई m इंटू आर का स्क्वायर किया, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू जेड इंटू e² डिवाइडेड बाई r²। ओके, r से r कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये चीज क्लियर है। यहाँ m² है तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ओके, अब इसका स्क्वायर करो, n² इंटू h², ये ठीक है, 2 2 जा 4 इंटू पाई², ठीक है, r², ठीक है, एक m बचा था, एक m बचा, इक्वल टू k इंटू z इंटू e² डिवाइडेड बाई r, ठीक। अब देखो, यहाँ से एक r और एक r कैंसिल होगा, ये r और ये r उड़ गया। अब ये बचा, अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, हमें निकालना r है, तो r को एक जगह पे लिखो और ये इधर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा n, अब कांस्टेंट को एक जगह पे मैंने लिख लिया है, h² डिवाइडेड बाई 4 पाई² इंटू k इंटू m इंटू a², ये सब के सब कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है। नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज कर सकता है, एटॉमिक नंबर चेंज कर सकता है अलग अलग एटम के लिए, और इसका जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगस्ट्रॉम के टर्म में, तो ये आएगा 0.529 इंटू n² बाई z²। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहाँ तक क्लियर है। वो कैलकुलेशन मैंने इसलिए किया है, और पहले से मैं लिख के इसलिए लाया हूँ सो दैट कि आप जब वीडियो देखो ना तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर होता जाए आपको और सामने से आप देखते चले जाओ, ठीक है। ओके,
नाउ सी, अभी हम लोग बार बार एंगुलर मोमेंटम का हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? सी, यहाँ पे जरा देखो, ये मान लो तुम्हारे पास एक थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, चलो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास एक एटम है, ठीक है, यहाँ ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है ना, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ इसको खींचेगा, खींचेगा, ओके। अब देखो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाहर की तरफ आएगा, इधर मूव कर रहा है, इधर वेलोसिटी है इसकी बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ये बेसिकली ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की डायरेक्शन में। मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो इनका फोर्स है वो डिस्टेंस से 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। ये चीज क्लियर है? ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है वेयर एस इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो कॉस थीटा का एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। और कॉस 90 कितना होता है बोलो? 0 होता है। इसका मतलब कि वर्क डन कितना हो गया? ये दिस वर्क डन इज कितना हो जाएगा? 0। अब एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है और कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ना ही एनर्जी का लॉस कर रहा है और ना ही एनर्जी का गेन कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये बात बोर ने बताई थी, ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी, इस वजह से उनका मॉडल फेल हो गया था। लेकिन बोर ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, इसीलिए तो MBR इज इक्वल टू NH/2 कहा उन्होंने। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखो हमने रेडियस कैलकुलेट किया, अभी हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी। तो अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आओ जरा देखते हैं। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हर एक स्टेप हम देखेंगे। तो ये देखो एंगुलर मोमेंटम से हमें पता है MBR इज इक्वल टू NH/2 होता है, एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें पता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू वॉट? आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और z इज इक्वल टू क्या? एटॉमिक नंबर है। चलो ये चीज क्लियर है? ओके, नाउ सी, ऑब्वियस तो वेलोसिटी है, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या किया, यहाँ से r को एलिमिनेट कर लिया है इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हमने यहाँ से r को एलिमिनेट कर लिया। क्या लिखा है? NH/2πm इंटू v कर लिया। अब देखो वैल्यू हम रखेंगे, इस r की वैल्यू को किस में रख रहे हैं? सेकंड वाले में। इस r की वैल्यू को सेकंड में रखेंगे, तो पहले हम सेकंड वाले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो r से r क्या हमने किया? कैंसिल किया। एक r से एक r ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपका क्या बचेगा? m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से अब हम r की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो r की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? ये NH/2πmb, ये वाली। अब इस वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे। यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो ये कुछ कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन करने के बाद फिर आपकी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π k इंटू ई स्क्वायर बाई h इंटू जेड बाई एन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये हाईलाइट इसलिए मैंने किया है सो दैट कि आप याद रखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ से जो v की जो वैल्यू आई है ना, v की जो वैल्यू आई है उसको हम ना इसमें लिखते हैं, वेट इसको थोड़ा सा डार्क, चलो जो v की वैल्यू आई है वहां से, v की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है ये, चलो ये ठीक है, समझ में आता है। ये v की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ना क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। रेडियस जो था हमारा वो कितना था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्टम। वेलोसिटी कितना आ गया? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये आया। नाउ सी, अगर तुम्हारे पास कोई दो एटम दिए हुए हैं, मान लो कोई दो एटम दिए हुए हैं, एटम नंबर 1 और ये एटम नंबर 2, ठीक है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ठीक है, या फिर किसी एक ही एटम का मान लो, चलो दो एटम मत लो, एक ही एटम मान लो, चलो इसको हटाओ, एक ही एटम मानो, ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस रिलैक्स रहो। एक ही एटम है, इस एटम का एक ऑर्बिट नंबर ये मान लो n2 है, एक ऑर्बिट नंबर ये n1 है, ठीक है, एक ही एटम का।
तो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस चेंज करेगा, ये रेडियस R2 है बड़ा वाला और ये छोटा वाला रेडियस R1 है। तो आपको R1 दिया हुआ है, आपसे R2 पूछ रहा है, आपको N1 और N2 भी पता है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप लिख सकते हो R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू R2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, जेड से जेड कैंसिल। आप इन चारों में से कोई 3 दिया रहेगा, आप एक कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ये फंडा समझ में आया? वैसे ही आप कर सकते हो किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, z1 डिवाइडेड बाई n1 दिस डिवाइडेड बाई z2, सॉरी z तो वही रहेगा ना, गलती हो तो ऐसा आप वो मत करो, ठीक है, डोंट बॉदर विद इट। चलो z डिवाइडेड बाई n1, सेम ही एलिमेंट का अगर निकालना है तो अगर अलग अलग एलिमेंट का निकालना है तो अलग अलग z1 z2 रखो, चलो z1 z2 ही रख लो, ठीक है, z2 डिवाइडेड बाई n2। ये समझ में आया? तो ये ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस भी आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो, अगर अलग अलग एलिमेंट के लिए निकालना है तो बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, z1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई z2, ऐसा आप निकाल सकते हो। दूसरे एलिमेंट के लिए भी कैलकुलेट करना है तो। चलो ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है बताओ, क्लियर है? ओके, नाउ देखो अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, 2πr/v, और यहाँ पे हमने r और v दोनों की वैल्यू को रखा है, फिर हमारा ये कैलकुलेशन आया है 1.5 इंटू 10⁻⁻15 इंटू n क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। अब देखो कि मान लो टाइम पीरियड निकालना है किसी दो के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, t1 डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वल टू n1 क्यूब डिवाइडेड बाई z1 स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई n2 क्यूब डिवाइडेड बाई z2 स्क्वायर। ये यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ये तो आपका टाइम पीरियड है। अगर आपसे पूछ दिया फ्रीक्वेंसी, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस फ्रीक्वेंसी, अगर आपसे पूछ दिया व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करो, 1/t होता है। तो एफ टी इज इक्वल टू कितना था, एन क्यूब बाई जेड क्यूब था बेसिकली। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप दो, अगर दिया हुआ है दो के कंपैरिजन में पूछ रहा है तो आप बेसिकली क्या करोगे, 1/t करोगे, मतलब कि ये जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा और एन क्यूब नीचे आएगा। तो आप क्या लिखोगे, z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 क्यूब दिस डिवाइडेड बाई z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 क्यूब। ये चीज़ क्लियर है? ओके, तो ये आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर दो एटम्स का पूछ रहा है कंपैरिजन की तरह, तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ओके, नाउ सी अब हम देखते हैं एनर्जी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना है किसी भी ऑर्बिट में, बोर्ड के किसी भी ऑर्बिट में, मान लिया nth ऑर्बिट में, ठीक है, कोई भी nth ऑर्बिट है। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी कैसे आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करने पे आती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है -k इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। ओके, अभी हमने जस्ट शुरू में क्या पढ़ा था कि दो यहाँ पे होते हैं ऐसा चार्ज, एक होता है +Q1, एक होता है -Q2। ये चीज़ क्लियर है? और फिर हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट वहाँ पे Z1 Z2 करके हमने ऐसा माना था, सॉरी E और Z इंटू ई माना था ना, E इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड Z फॉर योर व्हाट, प्रोटॉन, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाई R, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे -k Z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो जो दो फॉर्मूला हम लोग शुरू में पढ़े थे, हम क्या बोला था मैंने कि आप याद रखना कि एंगुलर जो मोमेंटम वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एंड दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फार्मूला। नाउ सी, यहाँ से हमने क्या किया, आर को आर से कैंसिल किया, और यहाँ से जो एक आर आया, आर इज इक्वल टू क्या, के इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू वी स्क्वायर। एक ये वैल्यू निकाली हमने, और दूसरी वैल्यू हमने यहाँ से वी की वैल्यू निकाली है NH/2 इंटू आर इंटू एम। अब देखिए आप बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन, आप एग्जाम में 2012 में JEE में एक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि गौर से जरा देखो ध्यान से कि अब क्या करेंगे, v की वैल्यू निकल गई। अब हम इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे v की वैल्यू, r की वैल्यू को, ठीक है, m इंटू वी इंटू आर। आर हमारा कितना आया था, k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर बाई एम इंटू वी स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू NH/2 यहाँ से हम ना कैंसिल आउट करेंगे सब कुछ, m से m कैंसिल, v से v कैंसिल। अब यहाँ से v की एक वैल्यू आएगी जो हो जाएगी कितनी, 2 k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एच। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आप कैलकुलेशन बस देखते जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है।
नाउ सी, अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी ये जो है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अभी हमने जस्ट देखा ना, अभी हमने जस्ट देखा कि यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 पाई के जेड इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। उसी वैल्यू को हम रखेंगे इसमें, हम रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से स्क्वायर करेंगे इसका, और यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा ये टर्म। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, z वेरिएबल है, लाल पेन से दिखाता हूँ। देखो यहाँ से हमारा वेरिएबल कौन सा है, z है और n है। z और n को हम बाहर निकालेंगे तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बेसिकली बाहर आएगा। बाकी ये तो कांस्टेंट टर्म बचेगा, ये सब के सब क्या बचेंगे, कांस्टेंट टर्म बचेंगे। ओके, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, ये काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको आप याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो चुका है। अब हम चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, हमें मालूम है ना कि पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जस्ट देखा था ये वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के इंटू जेड इंटू ए स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रखना, पुट करेंगे। के की वैल्यू हमें मालूम, आर की वैल्यू हमें मालूम है, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 4 पाई एम इंटू के। अब तुम पूछोगे ये कहाँ से आया, तो जरा याद करो जो हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना आर की वैल्यू को। ठीक है, कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये आर की वैल्यू यहाँ, ये आर की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये वाला। ठीक, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई जेड इंटू 4 पाई जो भी है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे आपके इस पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म में। ठीक है, ओके, इस पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म में हमने इसको पुट किया है यहाँ पे, और आर के जगह पे यहाँ पे पुट करने के बाद, यहाँ पे रखने के बाद जो वैल्यू आई है वो ऐसी वैल्यू आई है। फिर यहाँ से हमने सारे कांस्टेंट टर्म को एक जगह पे लिख लिया है, और ये वेरिएबल टर्म को एक जगह पे लिख लिया है। कांस्टेंट टर्म को जब हम कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 27.2 माइनस में। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर आप एक बात बताओगे, क्या बताओगे, कि अगर मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी बताओ, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बात बताओ भाई, टोटल एनर्जी की वैल्यू बताओ, टोटल एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे ना। अब इन दोनों को आप ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, -27.2 और प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से जो वैल्यू फाइनल निकल के आएगी वो कितनी आएगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस इज योर टोटल एनर्जी, नथिंग बट टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये बहुत काम आएगा हमारे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सब कुछ कैलकुलेट किया है एनर्जी टर्म्स। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं बिल्कुल, और ये JEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज। बेसिकली आपसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैंने ऑप्शन लिया नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बोर ऑर्बिट में कैसी होगी, और ये पूछा था आपके कौन से वाले टर्म में, आपके कौन से वाले टर्म में पूछा था, इस टर्म में आंसर दिया हुआ था। अगर आप शायद कभी क्वेश्चन बैंक वगैरह देखे होंगे तो इस टर्म में वो दिया हुआ था। तो बेसिकली उसमें आपसे पूछ रहा है सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए, सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए। ठीक है, कि उसका जो बोहर ऑर्बिट है वो सेकेंड क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, रेडियस के जगह पे बस क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, रेडियस के जगह पे 2 कर देना है, तो वो सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए आपका कैलकुलेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट, आपको बस रेडियस के जगह पे क्या रख देना है, 2 रख देना है, 2r, और यहाँ से कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप करके लाओगे, दिस इज फॉर योर होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा, नेक्स्ट क्लास वो सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, कुछ एनर्जी के टर्म्स भी होंगे जो कि वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते वरना आप बोर होने लगोगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। वो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे। इस प्रॉब्लम को आप करके लाओगे घर से, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर बताना। कोई दिक्कत हो कॉन्सेप्ट समझने में कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।